आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बेसिकली अकाउंटेंसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, राइट। और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रही थी, उन्हीं टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे और साथ के साथ आज काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस भी फिनिश हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ मैं, वो उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। चलिए स्टूडेंट, आज का बेसिकली क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास में मैंने कुछ टर्म्स कराई थी, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टर्म आपकी जो है वो क्या है? डोनेशन। डोनेशन की बात करें तो सिंपली आपकी जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी जो एनपीओ होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी इनकम का एक मेन सोर्स होता है क्या? डोनेशन। देखिए, जितने भी आपके एनजीओ वगैरह होते हैं, इनके इनकम का एक मेन सोर्स होता है डोनेशन। अब ये डोनेशन भी बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है आपका जनरल डोनेशन। अब नेम भी शो कर रहा है स्पेसिफिक डोनेशन, ये मैं आपको एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाएगा वो आपका क्या होगा? स्पेसिफिक डोनेशन होगा, ठीक है। और आप उसको उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज इन सबका हम ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। देखिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो उसी लिए यूज़ करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके साथ कि अगर आपको आपके फ्रेंड ने बुक परचेज करने के लिए पैसे दिए तो आपकी लाइबिलिटी बन गई। अब उससे सिर्फ आप बुक्स ही परचेज करोगे और कुछ नहीं कर सकते। तो सिमिलरली यहाँ पर है, तो ये जो स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन है ये आपके लिए लाइबिलिटी होती है एक तरीके की, कि आपको रिजर्व मिल गया है, फंड मिल गया है, लेकिन लाइबिलिटी भी है कि इसे उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो किसी भी, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए कोई फंड आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई आपका टूर्नामेंट कंडक्ट कराना है उसके लिए फंड मिल सकता है, कोई फंक्शन करवाना है तो उसके लिए मिल सकता है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना है उसके लिए मिल सकता है। तो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगा तो लाइबिलिटी है, आपको उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है। सेकेंड टाइप आपका आता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन नेम शो कर रहा है, जनरल है, यानी कि आप किसी भी तरीके के लिए यूज़ कर सकते हो। देखिए, एक ऐसी इनकम जिस पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस लिए यूज़ करोगे। जैसा मन आएगा, जब आपको ज़रूरत होगी, कोई एक्सपेंडिचर आया, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो आपके लिए क्या हो गई? कोई लाइबिलिटी हुई क्या? खुद से बताओ। यहाँ तो कोई लाइबिलिटी नहीं है ना आपके ऊपर कि नहीं मुझे इसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, नहीं, जस्ट नॉर्मल इनकम है जैसे आपको होती है, और जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है उनको बियर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो जब इनकम है तो कहाँ पर आएगी बच्चे? तो ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड पे आएगा। बेसिकली ये था दोनों टाइप आपके डोनेशन के। अगर स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी साइड, अगर जनरल है तो इनकम है, इनकम साइड में शो करेंगे। ये थी आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म। अब आइए सेकेंड टर्म को देखते हैं। सेकेंड टर्म क्या है आपकी? लीगेसी। अब ये लीगेसी क्या होता है, पहले तो इस वर्ड का मीनिंग ही समझे। देखिए, कोई पर्सन अपनी विल क्रिएट कराता है कि मेरी डेथ के बाद
इतना जो है अमाउंट इस पर्टिकुलर एनजीओ को मिल जाना चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, मेरी प्रॉपर्टी का इतना शेयर पर्टिकुलरली इस वर्क के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देना। अब उसने अगर किसी भी डिजीज्ड पर्सन की विल के थ्रू आपको कोई भी मनी मिली है, कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वो आपका क्या है बच्चे, देखिए एक तो रिसीव हुआ है तो कहाँ पर आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट की, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में आएगा। ओके सबसे पहले तो कहाँ पर आएगा, इसके रिसिप्ट साइड में। सेकेंडली आगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो क्योंकि देखिए जब विल बना के और आपको दिया है तो एक तरीके से क्या आपको रिजर्व मिल गया है, और अगेन एंड अगेन तो नहीं मिलता ना, बार बार ये चीज़ नहीं होती, हर कोई विल में नहीं दे के जा रहा, ऐसा नहीं है हर ईयर मिल रहा है या फिर टाइमली बेसिस पे, नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। तो ये आपके लिए एक तरीके का रिजर्व है, ये भी आप कहाँ पे शो करेंगे, ये लाइबिलिटी साइड में शो होगा, एक तरीके से कैपिटल फंड या फिर रिजर्व एंड सरप्लस जैसे वहाँ बनाते थे, तो यहाँ वो नहीं होगा, तो कैपिटल फंड के नीचे आप अलग से लेगेसी शो करेंगे, तो लाइबिलिटी है आपकी। और अगर इसने भी बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। सो ये था बेसिकली लेगेसी। क्यों आया आपका बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इसलिए आया क्योंकि ये आपका कैपिटल नेचर का है, कभी कभी मिलता है, डेली बेसिस पर नहीं मिल रहा है, ये ट्रांजैक्शन अगेन एंड अगेन नहीं हो रही है, रिकरिंग नेचर की नहीं है, ठीक है। अब रिकरिंग क्या होता है, मतलब देखिए वर्ड मैंने क्या यूज़ किया है, रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स जो अगेन एंड अगेन होती है, जो अगेन अगेन एंड अगेन होती है, तो जो अगेन एंड अगेन होगी वो आपकी क्या होगी, अगेन एंड अगेन होने वाली रिकरिंग नेचर की होती है। लेकिन ये अगेन एंड अगेन नहीं हो रही है, तो ये क्या रिकरिंग नेचर की है, नहीं, और जो रिकरिंग नेचर की नहीं है वो बैलेंस शीट में शो होगी। नेक्स्ट टर्म देखिए, सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुरानी एसेट को बेचा है। क्या हम डेली बेसिस पर अपनी ओल्ड एसेट्स को बेचते हैं, सोचिए अगर डेली बेसिस पर बेचना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, बिजनेस हमारा स्टॉप हो जाएगा, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, बिजनेस रहेगा ही कहाँ, एक दिन ऐसा होगा बिल्डिंग है, फर्नीचर ही गायब है, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, धीरे धीरे करके सब कुछ तो बेच दिया हमने, तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी करते हैं हम सेल। अब अगर कभी कभी कर रहे हैं तो देखिए जब हम सेल कर रहे हैं तो एक तो ये कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, सेल किया तो रिसीव हुआ ना कुछ, रिसिप्ट साइड पे जाएगा। सेकेंडली अब इसके बाद कहाँ जाएगा, तो सोचिए कभी कभी सेल करते हैं, कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में शो होना चाहिए, और बैलेंस शीट में क्या शो होगा, जितने से असेट घटी, जितने की असेट सेल की, असेट की वैल्यू उतने से ही हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि अगर एसेट, देखिए एसेट बिल्कुल उतनी ही वैल्यू पे, जैसे हमारी बैलेंस शीट में सपोज 10,000 की एसेट शो है, तो ऐसा नहीं होगा मार्केट में 10,000 की सेल हो जाएगी, हो सकता है 12,000 की हो जाए या हो सकता है 8,000 की हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए इस केस में आपको क्या हुआ है बच्चे, इस केस में आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है और इस केस में आपको 2,000 का लॉस हुआ है, राइट, यहाँ लॉस है और यहाँ प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये कहाँ आएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड पे, लॉस हुआ है तो एक्सपेंडिचर साइड पे। क्यों, अगर ये जानना है तो लास्ट वाली वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली वीडियो देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया है कि आखिर एसेट्स को सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, तो उसको, उस अमाउंट को तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों शो करते हैं, और जो भी आपका, जैसे अगर हमने 12,000 की सेल की है तो 10,000 की असेट्स बैलेंस शीट से ख़त्म भी कर दूंगी। तो ये पूरा ट्रीटमेंट देखने के लिए आप एक बार लास्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो बेसिकली बस इतना ध्यान रखेंगे, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो तो आपका कहाँ शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जितने से असेट सेल की है तो उतने से हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, उतने से घटा देंगे। सो ये है आपका सेल ऑफ ओल्ड एसेट का ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट आता है सेल ऑफ
ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, इस टर्म का कैसे क्या यूज़ करेंगे हम? सो देखिए, ओल्ड न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल, ये एनजीओ या फिर एनपीओ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये रिकरिंग बेसिस पर यानी बार बार सेल करती हैं। एक तो देखिए, जब भी सेल किया तो हमें क्या हुआ, इनकम रिसीव हुई, इनकम रिसीव की तो कहाँ पर आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में आएगा। सेकेंडली, अब ये कैसी है, ये आपकी रिवेन्यू बेसिस की है, राइट। कैसी है आपकी, ये आपकी रिवेन्यू बेसिस पे है, यानी आपकी रिकरिंग है, अगेन एंड अगेन हो रही है। हम ये मानते हैं कि एक एनजीओ का ये रेगुलर फीचर है कि वो रेगुलर बेसिस पर क्या करते हैं, अपने न्यूज़पेपर सेल करते हैं या स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करते हैं। तो ऐसे में ये क्या होगा, रिवेन्यू नेचर की एक्टिविटी है, और रिवेन्यू नेचर की एक्टिविटी बैलेंस शीट में आएगी या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? बताइए फटाफट से स्टूडेंट्स, कहाँ आएगी ये? क्या बैलेंस शीट में आएगी, बताइए, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? सो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगी। इन सभी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हम विद एग्जांपल देखेंगे, डोंट वेरी। अभी यहाँ पर आप एक बार मीनिंग समझते चलिए, ओके। इसको अच्छे से और करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस। चलिए नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब ये ऑनरेरियम क्या होता है, पहले ये तो पता चले। देखिए, ऑनरेरियम वर्ड जो है ऑनरेरी से निकला है हमारा, मतलब किसी को क्या देना, ऑनर देना, राइट। ये ऑनर वर्ड तो सुना होगा ना, जैसे हमारे आपका स्कूल में कोई फंक्शन है, चीफ गेस्ट को बुलाया, तो चीफ गेस्ट को क्या देते हैं, बुके देकर उनका ऑनर करते हैं, या उन्हें कोई शील्ड देकर उनका ऑनर करते हैं, राइट। कुछ ना कुछ देकर उनका ऑनर किया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। तो वही चीज़ है। अब ऑनरेरियम मीन्स क्या है, देखिए, ऑनरेरियम मीन्स होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। अब सर्विस प्रोवाइड की है तो हम उसे सैलरी तो दे नहीं सकते क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। सैलरी देके तो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि हो सकता है बहुत एक्सपर्टाइज नेचर का बंदा हो, उसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो अपनी फील्ड का, तो हम उसको सैलरी नहीं दे सकते। ऐसे केस में हम क्या देते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, इस ऑनरेरियम के फॉर्म में, कि उसको पेमेंट तो दी जाती है लेकिन एक ऐसे फॉर्म में जब उसको पेमेंट दी है हमने, हो सकता है एक लंप सम अमाउंट हमने उसे दिया है उसके ऑनर के रिगार्ड में, लेकिन वो सैलरी नहीं है क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन देखिए, जो एनजीओज होती हैं या एनपीओ होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस की ही होती हैं क्योंकि इनका काम ही क्या है, ये रेगुलर बेसिस की क्यों है, क्योंकि इनका काम है लोगों को सर्विस देना, राइट। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको लोगों के अच्छे के लिए, लोगों को सर्विस देने के लिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो नॉर्मली इनको अदर जो भी अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्टफुल लोग हैं, उनकी सर्विसेज मिलती रहती है। जब उनकी सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे मिल रही है तो ये ऑनरेरियम भी वो रेगुलर बेसिस पर ही पे करते हैं। इसलिए ये एक्टिविटी कैसी हो गई आपकी, रिवेन्यू नेचर की एक्टिविटी है। रिवेन्यू नेचर की अगर एक्टिविटी है तो कहाँ पे शो होगी, अभी बताया था मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि पे करते हैं, इट मीन्स एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर है तो कहाँ शो होगा, डेबिट साइड में शो होगा। डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आप इसे शो करेंगे। सो ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टर्म्स थी आपकी। अब इन्हीं टर्म्स को हम विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे। ये टर्म है आपकी जनरल एंड स्पेशल फंड। अब ये क्या होते हैं, देखिए कौन से फंड है यही देख लेते हैं बच्चे। जनरल एंड स्पेशल फंड, जनरल एंड स्पेशल फंड दो तरीके के बेसिकली फंड होते हैं। देखिए अभी तक मैंने पढ़े ना, जैसे कि डोनेशन के लिए, तो ये तो क्या थे आपके स्पेशल फंड हो गए कि हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहे हैं। लेकिन हमें जो नॉर्मली पैसे मिलते हैं, यानी देखिए यहाँ कैपिटल तो होती नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जितनी भी इनकम हो रही है वो हमारे लिए क्या है,
जनरल फंड ही है, वो हमारे लिए जनरल फंड होता है। और वो कहाँ पर आता है, आपका कैपिटल फंड में आता है। ठीक है, तो इस कैपिटल फंड को ही हम जनरल फंड कहते हैं कि ये फंड हम नॉर्मल एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करने के लिए इनका हम यूज़ करेंगे। सो ये था आपका जनरल एंड स्पेसिफिक फंड के बीच का डिफरेंस। अब इन सभी टर्म्स को हम वन बाय वन करके एक एक इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझेंगे। अच्छे से आपको समझ आएगा जब इनका प्रैक्टिकल यूज़ होगा। सो चलिए अपनी बुक्स ओपन कीजिए और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, या फिर यही वीडियो में देखिए। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। Show how will you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2019। 31st 2019 को अगर आप बैलेंस शीट बनाई है आपने, तो इन सभी आइटम्स को आप कैसे डील करोगे, कहाँ शो करोगे। क्वेश्चन ये है आपके लिए, बैलेंस शीट बनानी है आपको। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, तो ये देखिए स्पोर्ट्स फंड हमें दिया है। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डोनेशन मिला है, स्पोर्ट्स प्राइज है, एक्सपेंडिचर है। चलिए वन बाय वन करके करते हैं, सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ये मैंने बना ली बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट, आगे चल के एक बार आपको पूरा सोल्यूशन भी मैं दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या बोला है, तो आप एक बार अपनी बुक्स में देखिएगा। सबसे पहले जो आपको बोला है वो बोला गया है स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड आपको दिए हैं 1 अप्रैल 2018 को 5 लाख के। अब देखिए स्पोर्ट्स फंड है यानी स्पेसिफिक नेचर का है, और ऐसा फंड कहाँ आएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड यानी यहाँ। तो यहाँ पर आप लिखिए स्पोर्ट्स फंड। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड कितने का आया, 5 लाख का। सो चलिए दिखाते हैं, ये हो गया 5 लाख का स्पोर्ट्स फंड। अब इस स्पोर्ट्स फंड में आगे हमें दिया है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किधर आती है, असेट्स होती है या लाइबिलिटी होती है, असेट होती है ना, तो असेट साइड में शो करेंगे। सो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमने शो कर दी कितने की, 5 लाख की। लेकिन इसके साथ एक चीज और लिखी है क्वेश्चन में, वो क्या लिखा है आप देखिएगा जरा सा, लिखा है 10%। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अगर 10% है स्टूडेंट, ये देखिए, तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है 5 लाख की, और इस पर लिखा है 10%, यानी 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 5 लाख का हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 10%, कितना होगा 50,000, राइट। 50,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500 का जस्ट रिसीव हुआ। अगर 37,500 का जस्ट इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ऐसे केस में आपका क्या होगा, 37,500 का हुआ है। देखिए यहाँ बनाए, तो अगर हमने किया, हाँ जी 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो था हमारा स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड में मैंने दिखाया 5 लाख रुपीस। ओके, यहाँ पर आया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख की। अच्छा, इंटरेस्ट मुझे कितना बनना चाहिए था, 50,000 का, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, 37,500 का। जितना रिसीव हुआ इनकम है, कहाँ पर ऐड कर दूंगी, इसी स्पोर्ट फंड में ऐड कर दूंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाऊंगी, तो यहाँ पर ऐड कर दूंगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया, 37,500 का, ये लीजिए 37,500 का इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, लेकिन मिलना तो 50,000 चाहिए था, तो बाकी बच गया, कितना बचा, 0 0 5 2 और 1, 12,500। 12,500 की इनकम एक तरीके से हम अर्न कर चुके हैं, बट अभी रिसीव नहीं हुई है। ऐसी इनकम को क्या कहते हैं, अनअर्न्ड या फिर एक्रूड।
तो इंटरेस्ट एक्रूड है यानी असेट है। देखिए ये चीज़ हमें आज नहीं तो कल मिल जाएगी 12,500, क्योंकि हम अर्न कर चुके हैं। लाइबिलिटी नहीं है हमारे लिए, पे नहीं करनी, रिसीव करना है किसी, तो असेट है एक तरीके की। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर्विस लेने से पहले ही पे कर देते हैं, तो आज नहीं तो कल सर्विस तो मिलेगी ही, तो वो असेट है हमारी, इन्वेस्टमेंट कर दी। ऐसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, अभी इंटरेस्ट नहीं मिला है, मिल जाएगा कोई बात नहीं, तो एसेट हो गई। एसेट हुई तो एसेट साइड पे दिखाओ, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड कितना दिखाएंगे 12,500 का यहाँ पे दिखा दिया। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हमें क्या मिला है, इसके बाद हमें मिला है डोनेशन। ये देखिए डोनेशन फॉर फंड कितना है 1,20,000। मैं आपको बता रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है वीडियो में, 1,20,000 का डोनेशन भी स्पोर्ट फंड के लिए है, तो यहाँ डोनेशन भी ऐड कर देंगे। डोनेशन ऐड किया कितने का 1,20,000 का। ओके अच्छा, और देखिए कुछ ऐड करने का है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, ये तो आपको दिख रहा है ना, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1,00,000 का, 1,00,000 की स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड है। 1 सेकेंड, ये लीजिए, ये रब कर देते हैं, है ना। हाँ जी, 1 मिनट स्टूडेंट्स बस, अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ से ये देखिए, ठीक है। सो हाँ जी, तो स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड कितना है 1,00,000 का। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड दिया है, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये तो कर दीजिए ऐड। अब ऐड किया तो कितना आ गया 0,0,5,7,5 6,57,500, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, समथिंग डिफरेंस है क्या। देखिए जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है एक बार यहाँ पर शो होता है। अब क्योंकि इनकम है अभी रिसीव नहीं हुई है, लेकिन रिसीव होगी तो हम इसे स्पोर्ट्स फंड में भी ऐड करेंगे। सो ये 12,500 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 12,500 भी ऐड कर दिया। अब कितना हो गया, यानी एक तरीके से हमारा 50,000 ये हो गया पूरा का पूरा ही, तो 5,50,000 6,50,000 670, हमारी टोटल इनकम कितने की हो गई 6,70,000 की। अब इसके बाद आप देखिए एक्सपेंडिचर क्या है, तो 1,00,000 का तो ये एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, कितना था 1,00,000 का, ये माइनस करेंगे हम 1,00,000 का, कितना बचेगा 5,70,000। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर जो स्पोर्ट्स इवेंट के 15,000 के हैं ये भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर 5,55,000। सो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से और देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए आपको और अच्छे से समझ आएगा। स्पोर्ट्स फंड 5,00,000 का हमने दिखाया, इन्वेस्टमेंट 5,00,000 की हो गई, इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ एक बार तो असेट है, असेट साइड में आएगा, अभी इनकम नहीं मिली है कोई बात नहीं, मिलेगी तो यहाँ स्पोर्ट्स फंड में भी ऐड होगी वो, तो उसे यहाँ भी ऐड करना है और इस तरफ भी शो करना है। मैंने ऐड कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी तो नहीं है लेकिन लाइबिलिटी है भी। क्यों लाइबिलिटी है, क्योंकि इसको इसी फंड के लिए हम पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे, तो ऐड किया, जितना इंटरेस्ट मिला था वो भी ऐड किया, साथ में डोनेशन था तो डोनेशन ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट आ गया 6,70,000 का। जितना भी एक्सपेंडिचर था, ये देखिए जितना भी एक्सपेंडिचर था, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड एंड इवेंट एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं यही हो जाएंगे, यानी ये 1,15,000 अब हम क्या कर देंगे 6,70,000 में से माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया, इतना टोटल फंड हो गया, इतने एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो ये 5 6 में से बन गया 5 और 6 में से बन गया 5,55,000 आपका लाइबिलिटी साइड में अभी भी आपका स्पोर्ट्स फंड बचा है। और यहाँ पर हमने असेट साइड में दिखा दिया कि इतनी इन्वेस्टमेंट और इतना इंटरेस्ट एक्रूड है, अभी रिसीव नहीं हुआ, जब रिसीव हो जाएगा तो इसे यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ओके स्टूडेंट, सो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो स्टूडेंट आप लोग
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको क्या दिया, आपके पास दो केसेस है, 1 बाय 1 करके करेंगे। पहला केस, मैच एक्सपेंसेस 8 लाख के दिए हैं, मैच फंड आपका 4 लाख का है, डोनेशन दिया है 2,40,000 का, एंड सेल्स ऑफ मैच टिकट है 3,60,000 की। ओके, आपको इतना दिया हुआ है। अब देखिए बैलेंस शीट बनेगी आपकी, बैलेंस शीट में डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड बनेगी। यही बनाए अगर हम बैलेंस शीट तो आपकी डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड यही तो बननी है आपकी, असेट साइड पे कुछ नहीं आना। सो यहाँ देखते हैं, इधर एसेट साइड का कॉलम छोड़ देते हैं, आप दोनों साइड बनाएंगे। ये हो गया मैच एक्सपेंस, मैच फंड। सबसे पहले जो फंड मिला है वो लिखते हैं, तो मैंने लिखा मैच फंड 4 लाख का। ओके, अब मैच फंड के बाद और क्या है, मैच एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो शो करने चाहिए हमें। और साथ में देखिए डोनेशन भी मिला है, तो डोनेशन दिखा दीजिए। डोनेशन आ गया हमारे पास, कितने का आ गया, 2,40,000 का। आफ्टर दैट सेल की है मैच टिकट, इनकम हुई है, इसी फंड में आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। जब भी स्पेसिफिक इनकम होगी, स्पेसिफिक इनकम आपकी कहाँ पे आएगी बच्चे, स्पेसिफिक फंड में ही जाएगी। सो सेल जो आपने की है, सेल ऑफ मैच टिकट, वो भी आ जाएगी यहाँ 3,60,000 की। कर दीजिए सबका टोटल, कितना हो गया, तो 0 0 0, ये हो गया 0 0 5 और 5 10, यानी कि आपके टोटल 10 लाख की आपको इनकम मिल चुकी है। ठीक है, तो इनकम कितनी हो गई, बेसिकली अगर लाइबिलिटी साइड पे मैं देखूं तो मेरी इनकम है सारी की सारी, जितना भी फंड है वो फंड कितने का है, 10 लाख का। ओके, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है, तो सबसे ऊपर एक्सपेंडिचर 8 लाख का दिया है, तो एक्सपेंडिचर मैंने कर दिया मैच फंड का -8 लाख का। और अब अमाउंट कितना बचेगा, 2 लाख रुपीज़ मैं लाइबिलिटी साइड में आउटर कॉलम में शो कर दूंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपली जो भी आपका फंड है, सबसे पहले आप फंड शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में। ओके, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आप फंड शो करेंगे। आफ्टर दैट अगर कोई डोनेशन है तो डोनेशन ऐड कीजिए, कोई इनकम है तो इनकम स्पेसिफिक ऐड कीजिए, फिर जितने भी एक्सपेंडिचर है उस फंड से रिलेटेड वो एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए, जो भी अमाउंट बचेगा वो आप बाहर दिखा सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनकम थी 10 लाख की, एक्सपेंडिचर कितने का था, 8 लाख का, कवर हो गया। अब इसका सेकंड केस देखिएगा आप, इलस्ट्रेशन नंबर 4 का जरा सा। What will be effect if the match expenses go up by 2,50,000, यानी 8 लाख के एक्सपेंडिचर थे, उसे 2,50,000 से हमने और इंक्रीज कर दिया। एक्सपेंडिचर कितने के हो गए स्टूडेंट, 10,50,000 के। इनकम कितनी थी याद कीजिए, 10 लाख की। अब तो प्रॉब्लम हो गई, फंड तो कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सॉरी, फंड तो कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। 10 लाख का तो फंड है और 10,25,000 का एक्सपेंडिचर है। ऐसे केसेस में जो ये आपके एक्स्ट्रा हैं, कितने आपके, ऐसे में आपका ये कितना हो गया, 10,50,000 का, 1 सेकेंड, 8 लाख प्लस 2,50,000 कितना हो गया, 10,50,000, राइट। और इनकम थी 10 लाख की। अब ये जो 50,000 है, क्वेश्चन ये है, ये जो 50,000 है इसे हम कहाँ से चार्ज करें, फंड तो है ही नहीं। क्या मैं लाइबिलिटी साइड में माइनस में दिखा दूँ 50,000? नहीं स्टूडेंट, मैं लाइबिलिटी साइड में माइनस में नहीं दिखाऊंगी। मैं क्या करूँगी कि देखिए जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो गया है 50,000 का, ठीक है, लेकिन मैं इसको जो 50,000 है उसे कहाँ से चार्ज करूँगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड से चार्ज करूँगी, यानी कि डेबिट साइड से चार्ज करूँगी। याद रखिएगा, जब भी आपका फंड
कम है एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर आर मोर देन देयर फंड, देन वी हैव टू शो दीज एक्सपेंडिचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और किस साइड पर है? एक्सपेंडिचर साइड, यानी डेबिट साइड में शो करेंगे। जब भी फंड कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहाँ पे शो किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉर्मल एक्सपेंडिचर मान के उसे शो कर देना डेबिट साइड में। तो ये था बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके बाद की। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिएगा, इसमें सारे केसेस हैं आपके, सारे के सारे केसेस हैं इसमें आपके। वैसे बेसिकली ये बिल्कुल सेम है इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 का। चलिए फटाफट करते हैं। शो हाउ यू वुड डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as that date in the following alternative cases। पहला केस क्या है? फर्स्ट केस देखिए, प्राइज अवॉर्डेड 5000। प्राइस कितने का है? 5000। यहाँ लिख लेते हैं, प्राइस है आपका 5000 का। देखिए जस्ट इतनी सी बात बोली है कि प्राइस 5000 का है, कोई फंड नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपका कोई स्पेसिफिक फंड ही नहीं है तो आपके लिए कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। ऐसे केस में आप क्या करोगे? डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट साइड में जो एक्सपेंडिचर साइड है वहाँ पर टू प्राइस अवॉर्डेड आप शो कर देंगे कितना? 5000 रुपीज़। जो आपका अमाउंट दिया है 5000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्टली शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहला केस समझ आया। कोई फंड अगर आपको नहीं दिया है, कोई फंड नहीं दिया है तो एक्सपेंडिचर नॉर्मल होगा, आपका एक्सपेंडिचर नॉर्मल होगा और नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक फंड दिया होगा तभी उस स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को उस फंड से चार्ज करेंगे। चलिए देखते हैं इसके लिए नेक्स्ट केस। सेकंड केस आपका देखिए, प्राइस अवॉर्डेड 5000, प्राइस फंड एज 31st March 2018। देखिए अवार्ड अब भी 5000 का है लेकिन फंड दे रखा है ऑलरेडी 40,000 का। कौन सा फंड? प्राइज फंड। ऐसा नहीं कि कोई भी फंड दिया है तो वहीं से नहीं, जो एक्सपेंडिचर उससे रिलेटेड ही फंड। यहाँ प्राइज अवॉर्डेड था तो प्राइज फंड आपको दिया है 40,000 का, यानी इसी से चार्ज होना है। यही माइंड में आपके क्लिक कर जाना चाहिए कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं आएगा। अब ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक फंड दिया है और डोनेशन भी रिसीव हुआ है 7200 का। बिल्कुल पहले जैसा केस है। क्या करेंगे? चलिए बनाते हैं। देखिए ये बनाया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या किया? ये असेट साइड और इधर ले लीजिए लाइव, क्योंकि इस बार असेट साइड में कुछ नहीं दिखाना है हमें। ठीक है, प्राइस अवॉर्डेड है, पहले प्राइस फंड दिया है तो प्राइस फंड लिख लीजिए। प्राइस फंड कितने का आपको दिया है? प्राइस फंड, तो प्राइस फंड हमें दिया है 40,000 का, ये लीजिए 40,000 रुपीज़ शो कर दिए मैंने। डोनेशन भी मिला है तो डोनेशन ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डोनेशन भी ऐड कर दिया, 7200 का डोनेशन है तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। कितने मिल गए? 47,200। अब प्राइस अवॉर्डेड कितने का था? प्राइस अवॉर्डेड था हमारा 5000 का, तो 5000 माइनस कर दीजिएगा आप। 5000 जैसे ही आपने माइनस किया तो आपके पास कितना बच गया? 42,200 रुपीज़, और इसे ही यहाँ आउटर कॉलम में आप शो कर देंगे। ये है आपका थर्ड केस। फंड ऐड किया, डोनेशन टोटल आया, जितना भी एक्सपेंडिचर किया वो कर दिया माइनस, ठीक है, डिडक्ट कर दिया। सो ये बेसिकली था आपका सेकेंड केस। ये देखिए ये और ये थर्ड केस। अब थर्ड केस आपका बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 4 के जैसे ही है। आप देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 के जैसा है। आपको प्राइज अवार्ड दिया है,
5000 का, फंड भी दिया है 40,000 का, डोनेशन है 7200 का, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट भी दे दी 40,000 की और इंटरेस्ट भी मिल गया 2700 का। तो अब हम क्या करेंगे, इतना कुछ दिया है तो चलिए यही बैलेंस शीट बना लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखता भी रहेगा, राइट। ये लीजिए, ये लीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले फंड बनाया, FUND फंड, ठीक है। 40,000 का फंड हो गया हमारा, ओके। ये देखिए फंड है हमारा 40,000 का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी तो 40,000 की है, तो मैं लिख देती हूँ F और I, फंड इन्वेस्टमेंट 40,000 की। अच्छा, 9% से है तो 40,000 का 9% बच्चे निकालिए जरा, कितना हो जाएगा, 9/100, 2 से 2 0 कैंसिल कर दी, 9 4 जा 3600 इतना होना चाहिए, लेकिन मिला कितना है, 2700 ही तो मिला है। डिफरेंस क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट मैंने दिखा दिया कितना, 900 का यहाँ पर। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन होती है ना, आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम बैलेंस शीट में बाहर कितना आ गया हमारे पास, 40,900, यही तो हो गया आपका 40,900, हाँ 40,900, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ था पहले वो ऐड कीजिए, कितना 2700, साथ में एक्रूड इंटरेस्ट भी ऐड कीजिए 900, ओके। अब इसके बाद क्या है, डोनेशन मिला है, डोनेशन ऐड कीजिए, कितना मिला था डोनेशन हमें, तो 7200 का डोनेशन है, 7200 का डोनेशन भी ऐड कर लिया। टोटल क्या हो गया, इन सभी का अगर हम टोटल देखेंगे तो हमारा आएगा 50,800, 50,800। इसमें से एक्सपेंडिचर जो प्राइज अवार्ड था वो माइनस कर दीजिएगा 5,000, तो कितना बचेगा, 45,800 आपका बच जाएगा। ये बेसिकली हो गया केस थर्ड। केस थर्ड आप अच्छे से करने के लिए एक बार इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड वाला ही एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा क्लियर। देखिए सबसे पहले फंड दिखाइए, ये वाली चीज़, एक मिनट, ये लीजिए स्टूडेंट्स, मैं इसे रब कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और क्लियरली दिखेगा, राइट। 1 सेकेंड, हाँ जी, ये देखिए, आई होप अब आपके लिए अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए प्राइस आपको कितना है, प्राइस अवॉर्डेड 5,000 है, फंड 40,000 है। सबसे पहले फंड दिखाइएगा, डोनेशन 78,200 का है, आप उसके बाद डोनेशन दिखा सकते हैं। फंड की इन्वेस्टमेंट 40,000 की है, यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखाइए। एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखा दी, ये दिखा दिया, डोनेशन दिखा दिया। अब इसके बाद 9% बोला है तो इंटरेस्ट 9% कैलकुलेट कीजिए, कितना आया, 3600 आया। लेकिन मिला कितना है, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट इज 2700, तो 2700 का इंटरेस्ट ऐड किया और इनका डिफरेंस 900 एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ भी शो करेंगे, असेट साइड भी क्योंकि असेट है, और साथ के साथ फंड में भी ऐड कर देंगे 900 ही, ठीक है। कैश में नहीं मिला लेकिन रिजर्व तो बढ़ ही चुका है तो वहाँ भी ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या बचा, टोटल हमारा जितना भी रिसीव किया था वो ऐड कर लिया। अब एक्सपेंडिचर कितने का, जस्ट 5,000 का हुआ है, वो माइनस कर देंगे। आप यहाँ नीचे शो कीजिएगा 5,000 माइनस करके, और कितना हो जाएगा, शो कर दीजिएगा 45,800 आउटर कॉलम में। सो ये था आपका थर्ड केस। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये तीनों इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अच्छे से क्लियर होगी। इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी को करते रहिए। आगे की क्लास में हम फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट पढ़ते रहिए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।